हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसी तरीके से हैं। पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से हॉलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो वो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। दोस्तों, हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, हमारा रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, तो उसमें इन सब तरीकों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। इसीलिए ये सारी बातें आप लोगों के सामने शेयर करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम लोग भाग 15 निर्वाचन आयोग की थ्योरीज पूरी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जाके, तो जाके जरूर देखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के अभी तक हम लोग इसी तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब आज की क्लास हम लोगों की एमसीक्यूज की होगी, जिसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं और कुछ एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो अब इसमें लगभग 50 से ऊपर क्वेश्चन है, 53 क्वेश्चन है, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी थी। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, ए इसका आंसर हो जाएगा। मीरा कुमार कौन थी? मीरा कुमार भारत की मतलब लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपको पता होगा, पहली महिला राष्ट्रपति भारत की थी। और मीरा साहिब फातिमा बीबी कौन थी? ये भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है इन चारों ऑप्शन से। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अब निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 15 में है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन क्या है? 14 का। भाग 14 का में अधिकरण है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। भाग 14 में क्या है? भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन लोक सेवाएं हैं। भाग 13 में क्या है? भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है पूरे भारत देश के भीतर। ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। इसका आंसर डी चौथा हो जाएगा, भाग 15। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो इंपॉर्टेंट है, वयस्क मताधिकार का मतलब 18 साल से ऊपर जितने भी नागरिक हैं भारत के, सबको मताधिकार की अनुमति दी गई है। तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 326। ठीक, अनुच्छेद 324 में क्या है? अनुच्छेद 324 में भारत का एक निर्वाचन आयोग है, वो है। अनुच्छेद 325 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने के संबंध में नहीं होगा। ठीक, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, धर्म, जाति, लिंग, वंश है, जन्म स्थान नहीं है दोस्तों। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। मतलब केरल का व्यक्ति जिसका केरल के किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम शामिल होगा, वो आके उत्तर प्रदेश में मतदान नहीं कर सकता है। मतलब यहां पर जन्म स्थान के आधार पर विभेद है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और जो जो अनुच्छेद 15 में है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जन्म स्थान इसमें इंपॉर्टेंट है, जन्म स्थान क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, यहां से हो गया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। फोर्थ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है? भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक है। ठीक है, ये चीज हो गई। और अनुच्छेद 323 से 323 खा तक क्या है? भाग 14 का है, जिसमें अधिकरण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक भाग 14 है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन लोक सेवाएं आ जाता है। अनुच्छेद 301 से 307 तक भाग 13 है, और भाग 13 में पूरे भारत देश के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। पांचवा है, वर्तमान समय में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय दल हैं, और जो नवीनतम है वो आप है। आप मतलब आप नहीं, आम आदमी पार्टी है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो कितने हैं? 6 हैं। और पूरा बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कौन कौन सी 6 राजनीतिक दल हैं। सेशंस में बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सिक्स्थ है, निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो पढ़ चुके हैं, निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी
50 को किया गया है, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक। 7th है, निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से 329 तक है, तो जो संविधान में वर्णित है वो संवैधानिक निकाय है। ठीक। अगला है, परिसीमन आयोग किस प्रकार की संस्था है? अब परिसीमन आयोग के बारे में संविधान में डायरेक्ट अनुच्छेदों में वर्णन नहीं है कि इस अनुच्छेद से इस अनुच्छेद तक परिसीमन आयोग है, मतलब संसद के द्वारा बनाई गई आरपीए एक्ट के द्वारा इसका प्रावधान किया गया है, इसीलिए ये संवैधानिक संस्था ना होकर के सांविधिक संस्था है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। 9वां है, भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत किसका चुनाव करवाता है? अब हमको सीधा सीधा बताना है, जो भारत का केंद्रीय निर्वाचन आयोग मतलब भारतीय निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव कराता है? तो भारत में होने वाले सभी चुनाव नहीं, पंचायतों का चुनाव तो ये नहीं करवाता है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव ये कराता है, लेकिन केवल संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव तो कराता नहीं है, उसके साथ संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कराता है। तो ये पूरा आंसर है, तो सी आंसर इसका, सी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्थानीय निकायों का चुनाव, स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं कराता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। 10वां है, अभी तक परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार हुआ है? तो परिसीमन आयोग का गठन 5 बार हुआ है। कौन कौन से, मतलब कब कब हुआ है? 1952, 62, 73, 2 मतलब 2002 और 2020 में हुआ है परिसीमन आयोग का गठन। ठीक। 11वां है, मतदाता सूची में नाम शामिल करने के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, अभी आई ये 4 चीजें बोले थे के आधार पर भेदभाव की मनाही होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये अनुच्छेद 325 में निहित है। अनुच्छेद 324 में भारत का निर्वाचन आयोग और अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक। 12वां है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे दोस्तों। ठीक। और वीएस रामादेवी प्रथम महिला चुनाव आयुक्त थी। ठीक। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाती है? तो अनुच्छेद 82 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 82 में वर्णित है कि प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना के उपरांत परिसीमन आयोग बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परिसीमन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संवैधानिक बॉडी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्पष्टता क्लियरली नहीं वर्णित है उसमें कि इस आर्टिकल से लेकर के इस आर्टिकल तक परिसीमन आयोग है या डिलिमिटेशन आयोग है। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगला है, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली को कौन तैयार करता है? तो निर्वाचक नामावली को निर्वाचन आयोग तैयार करवाता है। ठीक। अगला है, किस वर्ष तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा? तो 2026 तक सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। जो अभी वर्तमान में सीटों की संख्या 543 है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, बिहार में, बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, ये सब 2026 तक परिवर्तित नहीं होगा। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये किस संविधान संशोधन में कहा गया था? 84वां संविधान संशोधन। ठीक। अगला है, निर्वाचन आयोग में कितने अन्य सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो कितने अन्य सदस्य हो सकते हैं? 2 अन्य सदस्य, मतलब 1+2। ठीक, और ये 2 जो सदस्य अन्य की नियुक्ति का प्रावधान है 1993 से है। ठीक है, 1993 आप लोगों में से कई लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी आ जाता होगा, मतलब ईयर ऑफ बर्थ आ जाता होगा, डेट ऑफ बर्थ में ईयर ऑफ बर्थ 1993 आ जाता होगा, तो इससे भी आप लोग रिलेट कर। अगला है, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण कौन करता है? तो निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन चुनाव से संबंधित जो अधिसूचना जारी करता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। अगला है, निर्वाचन आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो निर्वाचन आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक। अगला है, स्थानीय निकायों का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है? तो स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 20वां है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा? तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
बता भी चुके हैं ऊपर एक्सप्लेनेशन में। तो वो संवैधानिक संशोधन वहां 84वां संवैधानिक संशोधन 2001 था। ठीक, अगला है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की कौन नियुक्ति करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इंपॉर्टेंट है। 22वां है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था, मतलब कब मनाया जाता है? तो जाहिर सी बात है जब निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो 25 जनवरी को उसी लिए जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगला है परिसीमन आयोग का गठन संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, और संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, परंतु मिलने वाले वेतन में समानता होती। गलत बात है। जितना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन प्राप्त होता है उतना ही वेतन मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है और सत्य पूछा है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त है। यही अभी बता चुके हैं, तो यही सही हो जाएगा। लेकिन अभ्यास कर रहे हैं तो पूरा ऑप्शन देखेंगे इसमें। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश और राष्ट्रपति को हटाने के तरीके, ये गलत हो जाएगा। मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त को किस आधार पर हटाया जाता है? केवल और केवल उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाए जाने का जो कारण और जो प्रक्रिया है उसी आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो अब चौथा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष, ये भी गलत हो जाता है। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष होता है। ठीक है, तो इसका बी स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जातियों मतलब एससी शेड्यूल्ड कास्ट की सीटों का आरक्षण कितना है? तो इनका आरक्षण 84 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। 26 है संसद द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? मतलब वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 में है। और कब इसका प्रावधान किया गया था? इसके पहले 21 साल का जो था वो वयस्क मताधिकार माना जाता था। ठीक है, अब संसद द्वारा 61वां संविधान संशोधन 1988 में आया था और 1989 में लागू किया गया था। 18 वर्ष माना गया था। ठीक, अगला है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? अभी ऊपर देख चुके हैं 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, और इन दोनों में से जो भी पहले हो वो मानी जाती है। ठीक, अगला है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है। तो किसके समकक्ष होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष होता है। ठीक, अगला है वर्तमान समय में अनुसूचित जनजातियों की लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं। अनुसूचित जाति की 84 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति की 47 सीटें आरक्षित हैं। टोटल जोड़ देते हैं 131 सीटें हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। तो 131 सीटें आरक्षित हैं एससी और एसटी की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन में सुधार से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अभी हम लोग ऊपर देख चुके थे केंद्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है कि नहीं? संसद का, विधानमंडल का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इतने का ही चुनाव करवाता है, लेकिन पंचायतों का चुनाव होता है, नगर पालिका का भी चुनाव होता है। इनका चुनाव कौन करवाता है? तो इनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। और किस अनुच्छेद के तहत? पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुच्छेद 243 के तहत, और नगर पालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुच्छेद 243 जेड ए के द्वारा करवाया जाता है। मतलब राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत किया गया है। ठीक है, और पंचायतों के लिए वित्त आयोग के बारे में, राज्य वित्त आयोग के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 243 आई है, और नगर पालिका के संबंध में राज्य वित्त आयोग के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 243 वाई है। मतलब राज्य वित्त आयोग के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई में किया गया है। ठीक है, इतना ध्यान देना है। अगला है वर्तमान समय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित? अभी ऊपर देख चुके थे
अनुसूचित जाति की 84 थी और अनुसूचित जनजाति की 47 थी, तो दोनों मिला देंगे तो 131 आंसर हो जाएगा। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत कैसे किया जा सकता है? तो कैसे किया जा सकता है, उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के आधार पर, मतलब कदाचार के आधार पर और दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होने पर। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित, पूरा पढ़ना है, संबंधित नहीं दे दिया, पता चला चुनाव सुधार से संबंधित, आगे बढ़ गए और पहला ही आंसर मार के चल दिया, गलत हो जाएगा। तो कह रहा है कि चुनाव सुधार से संबंधित कौन सा निकाय नहीं है? तो तारकुंडे समिति है, दिनेश गोस्वामी समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 35वां है, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। ठीक, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव करवाता है ये, ठीक, लेकिन आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाता है ये, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन गलत पूछा है, तो जो गलत होगा वही आंसर होगा। किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा ना होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाए जाने की संस्तुति राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है कि नहीं, ना कि निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राज्य निर्वाचन आयोग इस संदर्भ में कहता है कि 1 साल के बाद, राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के 1 साल के बाद क्या चुनाव करवाने की अनुकूल दशा है कि नहीं, इसकी संस्तुति निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये भी गलत, मतलब ये गलत हो जाएगा और गलत पूछा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, निर्वाचन सूचियों को तैयार करना, उनके कार्यों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, लेकिन गलत पूछा है तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति गैर सरकारी समिति नहीं थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी समिति गैर सरकारी समिति थी? तारकुंडे समिति थी। क्यों थी? क्योंकि तारकुंडे समिति का गठन 1974 में किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण समिति गठित की गई थी, उनके द्वारा तारकुंडे समिति का गठन किया गया था। मतलब जयप्रकाश नारायण तो सरकार थी नहीं, है कि नहीं, तो इसीलिए इसको सरकारी समिति ना कह करके गैर सरकारी समिति कही जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, नगर पालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाना संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अभी ऊपर बता चुके हैं, नगर पालिका का चुनाव तो अनुच्छेद 243 ए है, पंचायत का अनुच्छेद 243 के है, पंचायत की वित्त आयोग 243 आई है, पंचायतों और नगर पालिका के लिए वित्त की व्यवस्था करना 243 वाई है। ठीक, अगला है, भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के चुनाव का संचालन करना सही है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना ये भी सही है, मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण ये भी सही है, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना नहीं। उचित प्रावधान करना मतलब नियम कानून बनाना, और राज्य विधानमंडल के चुनाव के संबंध में कानून बनाने का काम विधानमंडल का है, निर्वाचन आयोग तो कानून बनाता नहीं है। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, 39 है, कौन सी समिति ने अनुशंसा की थी कि मतदान की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए? अगर आप लोगों ने पिछला सेशंस नहीं देखा, जाके जरूर देखिएगा, पूरा बहुत अच्छे से समझाया गया है तारकुंडे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 40वां है, राष्ट्रपति शासन के दौरान 1 वर्ष के बाद निर्वाचन को संपन्न कराने के संबंध में परामर्श कौन करता? अभी देखिए ऊपर देख चुके एक्सप्लेनेशन में, तो निर्वाचन आयोग। 41वां है, नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन का जनक विट्ठल महादेव तारकुंडे को कहा जाता है। यही विट्ठल महादेव तारकुंडे, इनको तारकुंडे समिति के अध्यक्ष थे ये। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, अगला है, कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? लोकसभा का किया जाता है, राज्यसभा का किया जाता है, राष्ट्रपति का किया जाता है, स्थानीय निकायों का नहीं किया जाता, यही गलत, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव तो प्रोटेम स्पीकर करवाता है और फिर उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष करवाता है, ध्यान रहे। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। नगर पालिका और नगर निगम के लिए निर्वाचन करवाना निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ये भी गलत हो जाएगा। निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों का निर्णय निर्वाचन आयोग नहीं करता है। निर्वाचन आयोग हम लोग पढ़े जो 6 आधार है, उन 6 आधारों में से 1 से 5 तक जो है राष्ट्रपति के परामर्श पर मतलब निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है, और जो छठा है दल बदल है, उसके बारे में जो अयोग्यता का निर्धारण सभापति करता है, या मतलब पीठासीन अधिकारी करता है। तो इसका मतलब सभी कथन गलत हो जाएंगे और डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है लोकसभा चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो सरकारी निधियन की सिफारिश लोकसभा के चुनाव का सरकारी निधियन हो, दिनेश गोस्वामी समिति ने की थी। तारकुंडे समिति ने 18 वर्ष मतदान की आयु कर दी जानी चाहिए, ये की थी संस्तुति। 45वां है कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना है, चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये भी है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये नहीं है, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है और चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण और अधीक्षण निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक, यही दोनों में अंतर है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करवाना ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। ठीक, अगला है सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन? सांसदों की अयोग्यता के संबंध में विवाद का निर्णय राष्ट्रपति देता है निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है चुनाव का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाना की सिफारिश किस समिति ने की थी? मतलब सरकार के द्वारा चुनाव खर्च की सिफारिश किए जाने की सिफारिश इंद्रजीत गुप्ता समिति ने की थी। ठीक है, मतलब सरकार के द्वारा किया जाए। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और लोकसभा चुनाव का सरकारी निधियन हो, यह बताया था दिनेश गोस्वामी समिति ने। ठीक है, 48वां है संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंधित निर्णय किसकी अनुशंसा पर लेता है? मतलब अयोग्यता का निर्धारण अनुच्छेद 103 के तहत अयोग्यता की जो पुष्टि करता है, अयोग्यता के संबंध में जो निर्णय लेता है राष्ट्रपति लेता है, लेकिन किसकी अनुशंसा पर? तो निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, सही स्टेटमेंट है। आचार संहिता को संसद के द्वारा अधिनियमित किया जाता है, यह गलत है। आचार संहिता को निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिनियमित किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? केवल ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक प्रकार का विधिक अधिकार, हम लोग पढ़ चुके हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट में ये सब लिखा हुआ है। अगला है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत की गई। ठीक है, अगला है नौ युवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो पहली बार प्रयोग 1989 में किया गया और अधिनियम आया था 1988 में, लागू किया गया 1989 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन है दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी किस चीज की? तो लोकसभा के चुनाव की सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से 53 क्वेश्चन हम लोग बहुत डिटेलिंग के साथ पढ़ चुके हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, पूरा आपका रिवाइज हो गया है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम में आ सकता है। अगर निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस 53 क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, और इस एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और इसका आंसर हम लोग यहाँ पर नीचे दे दिए हैं। कल की क्लास हम लोगों की शीघ्र अवलोकन मतलब 1 लाइनर की होगी दोस्तों। ठीक है, उसमें भी 1-2 बार आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इन सब चीजों का पीडीएफ हम अपने जीएस वाले भैया के टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर पिछला सेशंस नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, और सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।